Hello everyone, I am Shashi Shekhar from NSS Target JE and we are back with the second video on scalars and vectors. So the first topic is multiplication of a vector with a scalar. इसमें हम देखेंगे अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं. So given when a vector is multiplied by a scalar m, the result is another vector having same magnitude m times that of the vector and directed along the original vector. यानी कि अगर एक वेक्टर है सपोज ए वेक्टर और मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो मैंने इसमें एक स्केलर क्वांटिटी से इस ओरिजिनल वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, तो जो नया वेक्टर बन के आएगा दैट इज़ 2a वेक्टर. और ये 2a वेक्टर क्या होगा, जो भी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड था इसका मैग्नीट्यूड उससे डबल होगा, बट दिस वेक्टर विल ऑल्सो हैव द सेम डायरेक्शन. इस वेक्टर का भी जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द सेम डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. यानी ये भी अभी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर पॉइंट कर रहा था, बट विथ डबल मैग्नीट्यूड बिकॉज हमने एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया 2. तो अगर कोई वेक्टर a है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी m से, तो जो नया वेक्टर b वेक्टर बनेगा वो भी एक वेक्टर ही होगा बट m टाइम्स द a वेक्टर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. अब 3 कंडीशंस बन सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ m. तो अगर हमें गिवन है कि m ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स m एक पॉजिटिव नंबर है. तो m अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो b वेक्टर विल बी m टाइम्स a वेक्टर. यानी जो नया वेक्टर b बनेगा उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स होगा पुराने वेक्टर के. तो अगर एक पुराना वेक्टर है a वेक्टर और एक नया वेक्टर अगर मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया वेक्टर बनेगा 5a वेक्टर, जिसमें ये a वेक्टर और इस a वेक्टर का ये जो नया वेक्टर बना है दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, बट जो नया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इज 5 टाइम्स द ओरिजिनल वेक्टर. और अगर m की वैल्यू लेस देन 0 है, दैट मीन्स m इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो b वेक्टर इज माइनस m a वेक्टर. इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक ओरिजिनल वेक्टर है a वेक्टर, उसमें मैं कोई नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दूं सपोज -2, तो ये इस वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर देगा बिकॉज द न्यू वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर. तो जो नया वेक्टर बनेगा वो हो जाएगा -2a वेक्टर. बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन द डायरेक्शन विल चेंज और क्वांटिटी डबल हो जाएगी क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. और अगर m की वैल्यू 0 है तो b वेक्टर हो जाएगा 0, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर m की वैल्यू हम 0 दे दें सो दिस विल कम्प्लीटली बी 0. दैट मीन्स b वेक्टर बन जाएगा एक नल वेक्टर. और नल वेक्टर हमने पढ़ा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें ना तो डायरेक्शन होता है वेक्टर का और ना ही मैग्नीट्यूड. अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स. सो वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सो 2 वेक्टर अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर हैं तभी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. और वेक्टर एडिशन एक ज्योमेट्रिक ऑपरेशन होता है. जब हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें जो तीसरा वेक्टर मिलता है उनके एडिशन से वो भी एक वेक्टर होता है, बट जो थर्ड वेक्टर हमें मिलता है किसी 2 वेक्टर के एडिशन से उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. तो अगर हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका अगर एडिशन होगा तो एक फाइनल वेक्टर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर और इसको डिनोट करते हैं आर वेक्टर. बट ये वेक्टर एडिशन सिंस ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन है तो देखते हैं इसका कैसे एडिशन होता है. एडिशन ऑफ वेक्टर्स 2 मेथड से हो सकता है. फर्स्ट मेथड है ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. कभी कभी इसको बोल दिया जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर ट्राइंगल मेथड. इसमें क्या है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स टू बी एडेड, हमारे पास गिवन है एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर और इन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है. तो कैसे इनका एडिशन होगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ ये देखेंगे. तो क्या करते हैं हम, एक ए वेक्टर रहेगा हमारा बेस में, एक वेक्टर को लेंगे बेस में और दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड से टच कराएंगे. यानी दूसरा वेक्टर का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से टच होगा. तो इसको इस तरीके से हम अलाइन करेंगे. तो जो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है 2 वेक्टर्स का एडिशन, वो ए वेक्टर के टेल से शुरू करेगा और बी वेक्टर के हेड तक जाएगा. दैट इज आर resultant vector. So the resultant vector is a vector plus b vector. So this is the triangle law that if 2 vectors are to be added,
एंड वी रिप्रेजेंट वन वेक्टर एज अ बेस, एक वेक्टर को हमने बेस बना दिया ट्राइंगल का, और जो दूसरा वेक्टर है वो पहले वेक्टर के हेड से शुरू करके हमने दूसरे वेक्टर को अलाइन किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट करेगा फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, एंड दिस इज ए वेक्टर प्लस वेक्टर। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो इनका एडिशन से जो रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस होगा, इनके एडिशन से जो रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस होगा वो लाई करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द ए वेक्टर टू द हेड ऑफ बी वेक्टर। बट दिस इज द डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। वी वांट टू फाइंड कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड का प्रूफ के लिए, मैग्नीट्यूड पता करने के लिए जो हम प्रूफ करने वाले हैं उसके लिए हम दो चीज़ें अज्यूम करेंगे कि जो बेस वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है वो है फाई, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। इस ए वेक्टर को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहाँ पे जस्ट फॉर फाइंडिंग द एंगल, तो इस और इस वेक्टर के बीच का एंगल इज थीटा। अब हमें पता करना है इस थीटा एंगल की क्या वैल्यू होगी। इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज क्यू एन एंड हाइपोटेनस इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। तो क्यू एन की वैल्यू क्या आएगी, इस साइड की वैल्यू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। सो क्यू एन इक्वल्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब इस पूरे ट्राइंगल में अगर हम फाई एंगल लिखें, दैट इज tan फाई इक्वल्स क्यू एन बाई ओ एन, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्यू एन को क्यू एन ही रहने देते हैं, और ओ एन को और एक्सपैंड करके हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस इतने से पार्ट को हम ये भी लिख सकते हैं ये कॉस थीटा के इक्वल है, बी कॉस थीटा। क्योंकि इस ट्राइंगल में अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा होगा, सपोज दिस पार्ट इज ए एन बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए एन को हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। तो इस ए एन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी कॉस थीटा, और इस Q1 को हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा, जो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था। तो tan फाई की वैल्यू आ गई इस पूरे से वेक्टर अरेंजमेंट के लिए बी साइन थीटा बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो हम फाई को लिख सकते हैं, अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड tan इनवर्स ले लें, सो दैट विल बी फाई इक्वल्स tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हम देखेंगे वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, अगर ए वेक्टर हमारा इस तरीके से है और बी वेक्टर भी उसी के लाइन ऑफ एक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल थीटा वो हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर हम अपने रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्मूला में थीटा 0 डाल दें तो हमारे पास बचेगा दैट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और इस केस में tan फाई भी 0 होगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर भी इन्हीं के डायरेक्शन में लाई करेगा, तो फाई 0 होगा, इस वजह से tan फाई भी 0 होगा। सो हम देख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलली हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी उन्हीं के डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अगर ए वेक्टर इस तरीके से है और बी वेक्टर इस तरीके से है तो उनके बीच का ये जो एंगल थीटा होता है ये हो जाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। इस वजह से अगर रिजल्टेंट में हम फॉर्मूला डालें तो वो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा को अगर 90 डाल देंगे तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। इस वजह से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अगर फाई की बात करें तो इस एंगल में tan फाई अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा b बाई ए, इस वजह से फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल में हमारे पास दो केसेस हैं। अगर वेक्टर ए
बड़ा है वेक्टर बी से तो इनका नेट मैग्नीट्यूड आएगा एक लाइन ऑफ एक्शन में। अगर एक लाइन ऑफ एक्शन में आता है तो फाई हो जाएगा 0। और अगर वेक्टर ए छोटा है वेक्टर बी से, यानी कि अगर वेक्टर इस तरीके से है हमारे पास और वेक्टर बी बड़ा है, तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जिसके वजह से जो फाई होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री या फिर पाई। अगर फाई 0 और पाई होता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में अगर हम उसकी जगह पे 0 या पाई डालेंगे और इनके बीच का एंगल थीटा भी 0 या पाई ही रहेगा, तो इस वजह से इनको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और थीटा की वैल्यू पाई डालने से हमारे पास आ जाएगा माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। और ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी या फिर एक रूल है कि अगर तीन वेक्टर कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं एक किसी भी ट्राइंगल के साइड्स को, तो उनका नेट मैग्नीट्यूड या उनका वेक्टर सम 0 के बराबर होता है। थैंक यू।